अच्छा, एक बात बताइए। जब भी हम भारत में चाय की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? असम के हरे भरे बागान या फिर दार्जिलिंग की पहाड़ियां, राइट? लेकिन आज हम इस चर्चा में एक ऐसे नए नाम पर गौर करने वाले हैं जो इस लिस्ट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है, और वो है अपना उत्तराखंड। मतलब देवभूमि अब सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए ही नहीं पहचानी जाएगी, बल्कि ये चाय उत्पादन का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले, इस नए चाय हब का विस्तार। फिर इसकी खेती और प्रोसेसिंग का तरीका। उसके बाद इस इंडस्ट्री की रीढ़ यानी इसका कार्यबल और महिलाएं। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनिक खेती की तरफ इनका कदम, और आखिर में इस रास्ते में आने वाली चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नया चाय हब। अब जरा इस ज्योग्राफिकल फैलाव को देखिए। ये कोई छोटे मोटे इलाके की बात नहीं हो रही है। उत्तराखंड के कुल 13 जिलों में से 9 जिलों में अब चाय की खेती होने लगी है। मतलब पहाड़ की जो ढलानें पहले खाली थी या किसी और काम में आती थी, वो अब तेजी से हरे भरे चाय के बागानों में बदल रही हैं। ये फैलाव वाकई काफी इंप्रेसिव है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ये भारी भरकम आंकड़ा, 8.5 लाख किलो। ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फ्यूचर टारगेट है। हर साल 8.5 लाख किलो चाय का उत्पादन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी असीम क्षमता, यानी कितना बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम आज की सच्चाई और कल के इस बड़े टारगेट के बीच का अंतर देखें, तो अभी लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती हो रही है, जिससे हर साल करीब 7 लाख किलो हरी पत्तियां मिलती हैं, और इससे फाइनली 1.5 लाख किलो पीने लायक चाय तैयार होती है। पर जैसा कि हमने बताया, इनका टारगेट इसे सीधे 8.5 लाख किलो तक ले जाने का है। अगर ऐसा हो गया तो ये एक ऐसा भारी उछाल होगा जो राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख सकता है। तो चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, खेती और प्रसंस्करण। मतलब खेत की पत्ती से लेकर हमारे कब तक का सफर। यहाँ चाय विकास बोर्ड ने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम अपनाया है, 15 साल की लीज का। ये काम कैसे करता है? पहले साल में किसान अपनी जमीन बोर्ड को पट्टे पर देते हैं, और मजे की बात यह है कि वो उसी जमीन पर काम करके मजदूरी भी कमा सकते हैं। इसके अलावा हरी पत्तियां लगभग 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाती हैं। चौथे साल में जाकर पहली फसल तैयार होती है। फिर 11वें साल तक पौधे का स्टैंडर्ड साइकिल पूरा होता है, और 15वें साल में जमीन वापस किसान को सौंप दी जाती है ना कमाल का मॉडल? अब फसल कटने के बाद का काम होता है इन आधुनिक फैक्ट्रियों में। बोर्ड ने नैनीताल के श्यामखेत, बागेश्वर के हरिनगरी, चंपावत के चलथी, इसके अलावा कौसानी और चमोली के भरटीली में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए हैं। और हाँ, सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, नैनीताल में एक बहुत ही मॉडर्न मिट्टी परीक्षण केंद्र भी है। ये इसलिए है ताकि किसान चाय की खेती के लिए सबसे बेहतरीन जमीनी चुने। अब बात करते हैं भाग 3 की, जो इस पूरी कहानी का शायद सबसे खूबसूरत पहलू है, कार्यबल और महिलाएं। जरा इस डेटा को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस पूरी इंडस्ट्री की असली ताकत कौन है। पूरे 80%। जी हां, इस उद्योग में 80% वर्कफोर्स महिलाओं का है। तो ये सिर्फ चाय उगाने की बात नहीं रह गई है, ये असल में एक बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण आंदोलन बन चुका है, जो पहाड़ की पूरी इकोनॉमी को अपने मजबूत कंधों पर उठाए हुए है। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं सिर्फ कोई एक ही काम कर रही हैं। ताज़ी पत्तियां तोड़ने की बारीकी से लेकर फसल तैयार करने और फिर फैक्ट्री में होने वाले प्रोसेसिंग तक वो हर कदम पर लीड कर रही हैं। चाय की क्वालिटी को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। ये इन्हीं कुशल और अनुभवी हाथों का कमाल है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर इनका बड़ा कदम। देखिए, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस समय पूरे 450 हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह से और सिर्फ ऑर्गेनिक चाय के उत्पादन के लिए ही रखा गया है, और ये दायरा बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस ऑर्गेनिक खेती पर इतना जोर क्यों? तो इसके 3 बहुत ही साफ कारण हैं। पहला, ये हमारे पर्यावरण और जमीन को रासायनिक खादों के नुकसान से बचाता है। दूसरा, चाय के ऑर्गेनिक होने की वजह से किसानों को बाजार में इसकी काफी बेहतर कीमत मिल जाती है। और तीसरा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो वहां शुद्ध जैविक ग्रीन टी की डिमांड इस वक्त आसमान छू रही है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, चुनौतियां और इस उद्योग का भविष्य। देखिए, हर उभरती हुई इंडस्ट्री की तरह यहां भी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। कुछ बहुत ही वास्तविक वित्तीय और ढांचागत चुनौतियां हैं। सच्चाई यह है कि फिलहाल चाय बोर्ड वित्तीय घाटे में चल रहा है, और उसे अपने ऑपरेशंस के लिए सरकारी योजनाओं पर काफी निर्भर रहना पड़ रहा है।
इसके अलावा एक अजीब सी बात यह भी है कि राज्य में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की वजह से भारी डिमांड तो है, फिर भी लोकल लेवल पर उत्तराखंड की अपनी चाय की खपत काफी कम है। और इन सबके बीच एक और बड़ी समस्या है जिसे हम पहचान खोने की समस्या कह सकते हैं। होता क्या है कि स्थानीय किसान उच्च गुणवत्ता वाली एकदम फ्रेश चाय उगाते हैं और प्रोसेस करते हैं, लेकिन मार्केट की सच्चाई ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसे थोक में खरीद लेती हैं और फिर अपनी ब्रांडिंग के साथ महंगे दामों पर बेचती हैं। मतलब फायदा और नाम उन बड़ी कंपनियों का होता है और उत्तराखंड को वो ब्रांड पहचान मिल ही नहीं पाती जिसका वो असल में हकदार है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? इसका सबसे ठोस समाधान है आत्मनिर्भरता। और इसीलिए बोर्ड अब किसानों को अपनी चाय खुद ब्रांड करने और उसे सीधे बाजार में बेचने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा और किसान अपनी कड़ी मेहनत का पूरा आर्थिक मूल्य खुद अपनी जेब में रख पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे अहम सवाल यही उठता है, क्या ये स्थानीय ब्रांडिंग और आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है वो अंततः उत्तराखंड के किसानों को वैश्विक चाय के नक्शे पर वो मुकाम दिला पाएगा जिसके वे असली हकदार हैं? क्या आने वाले सालों में हम दार्जिलिंग और असम के साथ साथ उत्तराखंड की चाय के ब्रांड्स को भी दुनिया भर में चमकते हुए देखेंगे? खैर, इस उभरते हुए उद्योग की आगे की दिशा वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।